तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बारे में। पहले जब मैंने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट और तमाम तरह के लोग जिनके लिए हम ये निकालते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और हम बताते हैं कि हम अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट का कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्टीमेटली हमारे कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन हैं? शेयर होल्डर्स हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली हम अपने शेयर होल्डर्स को कितनी वैल्यू एडिशन करके दे रहे हैं, कितना वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं। इसी के ऊपर एक बार अच्छी तरह से इसको कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पॉइंट आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच टू मेजरिंग शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन have used parameters such as earning capitalization, market capitalization and present value estimated future cash flows. Extensive equity research has now established that it is not earning per se, but value which is important. A new measure called economic value added is increasingly being applied to understand and evaluate financial performance. इसका कहना है कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, हम लोग अर्निंग कैपिटलाइजेशन का काम करते थे, मार्केट कैपिटलाइजेशन करने का काम करते थे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों ने बिजनेस फाइनेंस में पढ़ी होंगी कि किस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते थे। और इसके अलावा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते थे जिससे हम ये देखते थे कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, या हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। लेकिन उससे भी हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं गेन कर पाते थे। वो भी एक कहीं ना कहीं एक सप्रेस्ड फॉर्म में, एक बहुत कंसाइज फॉर्म में हमको ये चीज़ें देता था। लेकिन आज जो हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की बात करते हैं, ये एक इनोवेटिव, एक नया तरीका है जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पहचानेंगे। Economic value added is a residual measure of financial performance. It may be defined as the operating profit after tax less the charge for the capital, both equity as well as debt used in the business. This measure is being increasing used AAA companies like Hindustan Lever Limited and etc. इनका कहना है कि ये एक रेसिडुअल मेजर है। रेसिडुअल मेजर का मतलब सिंपल से ये बात होती है कि जो आखिरी में चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि मेरे को एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना है, मैंने दे दिया, मेरे को दूसरे डेटर्स को पेमेंट करना है, मैंने दे दिया, मैंने को जितने लोगों को पेमेंट करना है सबको पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में जो पैसा बच जाए दैट इज़ रेसिडुअल। और वो जो रेसिडुअल होगा वो फिर अल्टीमेटली होगा किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। और उसके बेसिस पे ही हम ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। और ये भी बात बता दी गई है कि ये जो मेथड है यूजुअली अभी बहुत सारे लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। लेकिन हाँ, जो AAA रेटेड कंपनियां हैं, जो बिल्कुल अच्छी कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो इसको ज़रूर फॉलो कर रही हैं क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टर्स को मोटिवेट रखना है और उनको बताना है कि अल्टीमेटली हम आपके लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। नेक्स्ट फिर बात आती है कि आखिर ये ईवीए जनरेट कैसे होता है। तो ईवीए को जनरेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, जिसको हम बोलते हैं नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज नहीं हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम हटा देंगे। अगर हम अपने बिजनेस मेन लाइन ऑफ बिजनेस के अलावा कोई खर्चा करते हैं या मेन लाइन ऑफ बिजनेस के अलावा मेरी कोई अर्निंग्स है तो उन सबको हम हटा देंगे और उसको फिर हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय से, यानी कि कितने रुपए हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने कैपिटल में हमको कमाना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है कि हमने कितना कमाया है से माइनस कर देंगे हमको कितना कमाना चाहिए। ये हमको कैसे कमाना चाहिए ये पता चलता है हमारे मार्केट रिव्यूज़ को देखते हुए। भाई हमारे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स होंगे। मेरा कॉम्पिटिटर कमाता है 15,000 रुपये और मैं कमाता हूँ 20,000 रुपये, तो इसका मतलब है कि मैंने वैल्यू ऐड किया है 5,000 रुपीज़ का। तो ईवीए का काम वही है कि ये वैल्यू एडिशन निकाल के देती है इकोनॉमिकल टर्म्स में। दूसरी बात ये आती है कि ये जो नोपैट आएगा यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ये कैसे मिलेगा? तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट जो हमारा निकाला जाएगा सबसे पहले उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, उसमें से टैक्सेस माइनस कर दो, बट बिफोर इंटरेस्ट कॉस्ट। आप उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस नहीं करोगे, इंटरेस्ट कॉस्ट को आपको उसमें ऐड ऑन कर देना होगा। नोपैट दस रिप्रेजेंट्स द टोटल पूल ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू अनगियर्ड बेसिस टू प्रोवाइड अ रिटर्न टू लेंडर्स एंड शेयर होल्डर्स। बेसिकली इनका मकसद ये है कि जो भी हमारे लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं उनको छोड़ करके बाकी मेरा जितना प्रॉफिट है वो मुझे पता होना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग माई ऑल टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। दैट विल बी कॉल्ड एज नोपैट। और इसके बाद जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे मिलेगा? एवरेज
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। भैया यूजुअली कि कितना परसेंट, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि हम अपने सारे लोगों के लिए हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कितनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप लोग इस तरीके से भी कह सकते हो, जैसे कि हमारा डेटर कह रहा है कि मुझे 10% का रिटर्न चाहिए, तो जब मेरा डेटर हमसे 10% का रिटर्न मांग रहा है, हमारी बैंक हमसे 8% का रिटर्न मांग रही है, और हमारे शेयर होल्डर तो हम चाहेंगे कि उसको ज़्यादा देंगे क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा मेन इन्वेस्टर है, वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहा है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा रिस्क भी बेयर कर रहा है। तो 8%, 10% और 12% का वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, और वेटेड एवरेज जो भी आएगा वो हो जाएगी मेरी कॉस्ट, कैपिटल के लिए वो हो जाएगी मेरी कॉस्ट, और उस कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, यानी कि जितना पैसा हमने बैंक से लेकर के, डिबेंचर से लेकर के और शेयर होल्डर से लेकर के इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बेसिस पे हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और फाइनली हमें मिल जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड।